पहले एक विषय पर जो हम लोगों ने रखा है, वर्तमान संदर्भ में हिंदी पत्रकारिता, इस विषय पर हमारे सम्मानित अतिथि 5-5 मिनट का वक्तव्य रखेंगे, 4-4 मिनट का, और फिर आप लोग अपना नोट करते रहें कि किसके वक्तव्य पर आपको प्रश्न करना है, वो आप नोट करके रख लें किसी कागज पर और विषय पर। उसके बाद लड़िया थे, हम लोग जहाँ जाते हैं तो जनसत्ता वाले ही जगह हो जाते हैं। जननायन थे, रावल पुष्प थे। तो कल भी हम लोग जहाँ बैठे थे वो जनसत्ता कॉर्नर ही था, सब जनसत्ता वाले बैठे थे। 12 साल में उस अखबार में था और मुझे लगता है कि उसमें अनुवाद के लिए प्रभास जी का ये कहना था कि हम यूएनआई और पीटीआई की खबरों पर निर्भर नहीं करेंगे, एक्सप्रेस की खबरों पर भी उस संबंधित रिपोर्टर से बातचीत करेंगे ताकि अनुवाद में गलती न हो। एक वर्तनी बनी जनसत्ता की, उसमें कुमार आनंद से लेकर के और राम बहादुर राय, अच्युतानंद मिश्र, राहुल देव, ओम थानवी, सारे लोग थे, धीरेन्द्र अस्थाना। और उस वर्तनी में, उस कमेटी में भी था, अरविंद चतुर्वेद भी थे। मैं अरविंद चतुर्वेद मेरे यहाँ बॉस थे सपरंग में। तो उसमें एक प्रभात जोशी ने काटा, एक पंक्ति थी, उसको काट करके उन्होंने लिखा कि नवभारत टाइम्स में खबर सोचिए कि 2 धुरंधर 20वीं शताब्दी की शांति बेला के विनोद अग्निहोत्री जी यहाँ पर हैं और तमाम राजस्थान। कल के कार्यक्रम में मौजूद था, वहाँ भी ढेर सारे विषय वस्तु पर चर्चाएं हुई। अभी नेवर जी अपने संबोधन में बता ही रहे थे कि बड़ी संख्या में हमारे सामने वक्ता थे, जिनको सुनने के लिए हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। शहर समाज के जो लोग उपस्थित थे, बहुतों ने काफ़ी प्रशंसा की। और मैं अभी अग्निहोत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं सबके बीच, हम उनका संबोधन सुनने के बाद वहाँ से उठे, उन्हीं के संबोधन का इंतजार कर रहे थे। तो कल से यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही थी उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपने शायद कोशिश की है कुछ नई चीजें सुनने के लिए। आज के संदर्भ में पत्रकारिता की बात आपने कही है। विषय यह है कि पत्रकारिता चाहे वो जिस क्षेत्र में रही हो, आज है या आगे आने वाले दिनों में होगी, मुझे लगता है कि वो समाज से अलग होकर के कुछ नहीं हो सकती है। और इसी क्रम में मुझे सिर्फ 2 पंक्तियां याद आती हैं कि जैसा माहौल है, जैसा परिवेश है, आप सबके आने से सभा में छाई रानाई, ख्याले जिंदगी में जैसे फूलों सी हंसी आई। कोई हमनवा, कोई नींद, कोई हम सफर, कोई हम नबी, आइए मिल बैठ बात कर ले वो शुभ घड़ी। बंधुवर, आज जो हम सुन रहे हैं और कल जो हमने सुना, इस परिप्रेक्ष्य में जो हमें ज्ञान वर्धन हुआ है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में मंचस्थ महानुभाव और सदन में उपस्थित सुदृढ़ श्रोतागण, आप सबका अभिवादन। पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्र हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कल से ही उदंत मार्तंड को याद कर रहे हैं और टूल किशोर जी, पंडित जी को याद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो पत्र का प्रकाशन केवल पत्रकारिता की शुरुआत नहीं थी, बल्कि हिंदी भाषा की शुरुआत थी। और पत्रकारिता दिवस का ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जहाँ पे मुझे भी जोड़ा, अभी पिछले हफ्ते ही उर्दू अकेडमी जो है पश्चिम बंगाल की, उसने 200 साल उर्दू सहाफत के, जो उर्दू पत्रकारिता के 200 साल हुए, क्योंकि 1822 में कृपाशंकर चौबे जी ने भी बताया कि पहला उर्दू का अखबार जो कि जामे जहानुमा प्रकाशित हुआ, वो भी कलकत्ता की धरती से जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बंगाल गज़ेट की बात हुई। और उसके जस्ट कुछ ही साल पहले जब पंडित युगल किशोर ने उदंत मार्तंड का जो यहाँ से शुरुआत की हिंदी पत्रकारिता की, तो हिंदी जो सारा साथीगण, अपना 1 घंटा तो पूरा हो गया, हम अभी आधे तक ही पहुँचे हैं, इसलिए 5 मिनट, और मैंने आपको भी कहा कि आप 4 मिनट में सबको याद दिला दें कि इससे ज़्यादा नहीं हो। तो
मेरा हिंदी में ही बात करूँगा, हिंदी पत्रकारिता की बात है, वरना तो मैं अपने राजस्थानियों के बीच में हमेशा राजस्थानी में बात करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नेवर जी को, हमारा वर्षों का साथ है, उन्होंने याद किया और मौका मिला कलकत्ता आने का। 17 साल बाद में वो कलकत्ता आया हूँ। और ये जो हिंदी पत्रकारिता का जो दिवस कल परसों में 2 दिन पहले आया तो नेवर जी ने आदरणीय ने हिंदी मेला का जिक्र किया। कौन नहीं जानता बंगाल में, और बल्कि पूरे भारतवर्ष में हिंदी मेला को जानने वाले लोग हैं। जो भी बंगाल को जानता है, बंगाल की शिक्षा जगत को जानता है, वो हिंदी मेला को जानता है। प्रोफेसर संजय जायसवाल का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। धन्यवाद रवि प्रताप जी। आदरणीय मंच एवं सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। यह बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, इसलिए महत्वपूर्ण आयोजन है कि इसी शहर से निकलने वाले पहले हिंदी अखबार उदंत मार्तंड पर इतने बड़े आयोजन का हम हिस्सा बन रहे हैं। मैं 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। जैसा कि कौशल किशोर जी कह भी रहे थे कि पत्रकारिता का काम जो है वो जोखिम भरा है, कई तरह के जोखिम हैं, और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक संवाददाता के लिए, एक पत्रकार के लिए, कि उसके सामने एक अनिश्चित भविष्य होता है, और वह निश्चित भविष्य जो है कहीं न कहीं आर्थिक असुरक्षा का भी होता है और स्वायत्तता का भी। मैं 2-3 बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब हमारे सामने पत्रकारिता का आगाज होता है, उस वक्त हमारे पत्रकारों के समक्ष क्या चुनौतियां कम थी, या आज के समय में क्या वो चुनौतियां शिफ्ट हो गई हैं? हमें यह जानना चाहिए कि उस समय भी हम यह देख रहे थे कि जो औपनिवेशिक शासन था, उस औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे पत्रकारों ने जो जमीन तैयार की। आज हम आजाद भारत के नागरिक हैं। उस औपनिवेशिक शासन में हमें बोलने की आजादी नहीं थी। पहली चीज, कई ऐसे अखबारों के संपादकों ने नरसिंह में 1907 में अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा, क्या राजा से सवाल करना राजद्रोह है? एक और अखबार 1881 में उचित वक्ता में दुर्गा प्रसाद मिश्र जी पूछते हैं, लिखते भी हैं कि अगर हमें स्वराज चाहिए तो हमें क्या करना होगा? मिलजुल कर हिंदू मुसलमान को बांट कर नहीं। क्या उस समय की जो चुनौतियां थी आज मौजूद नहीं है? एक और सवाल है कि उस समय 1826 में उदंत मार्तंड निकला तो उसमें लूट की छूट और विलायती कपड़ा की बात कही गई थी। शंभुनाथ जी ने भी कल कहा और आज भी बात हो रही थी कि कैप्शन था हिंदुस्तानियों के हित हेतु। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से भारत का एक अखबार, उसमें भारत नहीं बना था, एक अखबार अंग्रेजों की आर्थिक लूट का विरोध कर रहा था, क्या आज के अखबार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि उस समय जो अपनी भाषा की बात उदंत मार्तंड से शुरू होती है, भारतेंदु के पहले राम मोहन ने भी भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता को जो ऊंचाई प्रदान की, और बाद में हमारे यहाँ भारतेंदु भी अपनी मातृभाषा की बात करते हैं। ये जो अपनी भाषा की बात के बाद ही जो है राष्ट्रीय यानी भाषाओं का विकास होता है, जातीय भाषाओं का विकास होता है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो उपनिवेश से राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये जो जातीय भाषा के प्रति जो जातीयता का भाव पैदा होता है, राष्ट्रीयता का भाव, ये राष्ट्रीय चेतना कहाँ से पैदा हुई? भाषा के माध्यम से। तो हमारे समय के पत्रकार भाषा के मुद्दे पर राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहे थे, एक जातीय अखंडता की बात कर रहे थे। सवाल यह है कि आज के समय में भाषा को लेकर यह जातीय अखंडता है? इन दिनों तो भाषा को लेकर प्रांतीय भेद के साथ भाषाई भेद
और एक तरह से हम देख सकते हैं कि भाषाई साम्राज्यवाद का भी खतरा है। मैं गीतांजलि श्री को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि विश्व स्तर पर भारतीय लेखकों की पहचान क्या उनकी अपनी भाषा की वजह से है? तमाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अंग्रेजी में लेखन करने वालों के लिए, क्या भारतीय भाषा इतनी विपन्न है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम भाषा को, जिस भाषा के आधार पर हमारे यहाँ जातीयता और जाति राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ था, अलग अलग जातियां बनी, बांग्ला जाति, मराठी जाति, हिंदी जाति, तमिल जाति, और उन जातीय, इन भाषाई जातियों ने मिलकर एक भारतीय राष्ट्रीयता का जो स्वप्न देखा था, जिसमें सबके लिए जगह थी, क्या आज की पत्रकारिता में वो सभी के लिए जगह बची हुई है? कई ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बौद्धिक उपनिवेशन भी किया था अंग्रेजों ने। आज हमारे सामने संकट यह है कि जो पश्चिमी संस्कृति है, जो बाजार है, वो क्या हमारे दिमाग पर कब्जा नहीं कर लिया है? क्या हम ऐसा सोच पा रहे हैं? क्या जो बातें कही गई कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, गुणवत्ता नहीं है, तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि हमें पढ़ने के लिए स्पेस कहां मिल रहा है? बाजार ने जिस तरह से चौतरफा आघात किया है, जिस तरह से सूचनाओं का डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से हमारे जीवन का एक डिजिटलीकरण हुआ है, और उसमें हम धीरे धीरे फिट होते जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम आदमी से ज्यादा यांत्रिक चीजों पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी, तो मनुष्य का तो हाथ छूटेगा, शब्द छूटेंगे, उस सामाजिक मुद्दे छूटेंगे, और ये तमाम चीजें हमारे हाथों से छूट रही हैं। कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर मैं आज की पत्रकारिता के संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगा। आजकल इन दिनों मीडिया में एक जबरदस्त एकरूपता और एका देखने को मिलती है। जो उस जमाने में पूंजीपतियों का, सामंतवादियों का और साम्राज्यवादियों का जो गठबंधन था, आज सत्ता, पूंजी और बाजार का गठबंधन है। आज जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम प्रमुख चैनल जब वो खबर प्रसारित करते हैं, तो आप सारे चैनल को उलट पलट के देखिए, एक तरह की खबरें दिखती हैं। वे आपके दिमाग में एक तरह की बातें भर देना चाहते हैं। विविधता नहीं है। हमारी जो बहुलतावादी संस्कृति है, समाचारों की जो बहुलतावादी परंपरा रही है, जहां भिन्नता को हम मतभेद के तौर पे न देखें, भिन्नता को वैशिष्ट के स्तर पे देखें, वो चीजें आज खत्म हो रही है। तो ऐसे में जब अगर कोई मीडिया मेन स्ट्रीम की मीडिया अगर इस तरह की हरकतें कर रही हैं, या इस तरह के एक सुनियोजित ढंग से चीजों को ला रही हैं, मैं बाजार के दबाव से उन्हें मुक्त नहीं मानता हूं, लेकिन कहने का मतलब कि अपने भीतर भी तो हमारा अंतःकरण है कि नहीं है? उस मानवीय अंतःकरण की क्या हम अपील सुन पा रहे हैं? एक पत्रकार होने के नाते हर वक्त में, उस जमाने में जब कम संसाधनों के बीच हमारे पत्रकारों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ कलम को और समाज को एक नई दिशा दी थी, तो क्या आज हमारे भीतर वह नैतिकता और वह साहस नहीं बचा है कि हम बाजार और सत्ता के खिलाफ आवाज उठा सके? कहने का अर्थ यह है कि जो, और दो तीन बिंदुओं की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मीडिया एक समय में सत्ता, व्यवस्था और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उसकी एक भूमिका रही है। कारपोरेट घरानों की, बाजार की भी उसने एक तरह से आलोचना की थी, लेकिन आज तो हद हो गई है कि मीडिया भी बाजार का हिस्सा है। मीडिया कॉर्पोरेट हाउस बन गए। आज जो व्यवसायिक घरानों में तब्दील हो गए हैं, और जिनका लक्ष्य व्यवसाय करना है, आप मान कर चलिए कि वह आखिरी आदमी के लिए कोई अच्छी बात नहीं लेकर आएंगे। यह भेद है, हमें इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। इन दिनों जो मीडिया में मोनोपोली की बात हो रही है, एकाधिकार की बात हो रही है, मैं इस बात को इस रूप में रखना चाहता हूं कि हमारे देश में जितनी मीडिया हाउसेस हैं, आप देखिएगा कि अधिकांश जगहों पर, हर जगहों पर, छोटे छोटे जगहों में, शहरों में भी आप जाके देखिएगा, पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा अखबार निकलते हैं, लगभग 700 न्यूज चैनल हैं।
आप समझ सकते हैं 1 लाख अखबार निकलते हैं और 700 न्यूज चैनल होने के बाद भी समाचारों में उतनी भिन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 या 3 बड़े अखबार, हर जगह के बड़े अखबार, हर जगह के मीडिया हाउस 2-3 90% खबरों को संचालित करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे मुल्क के संसाधन पर भी चंद कुछ लोगों का आधिपत्य है और बाकी रिसोर्सेज पे आम आवाम का। हमें यह सोचना चाहिए कि ये जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडिया का जो चरित्र है, जहां असमान वितरण है समाचारों का हमारे समाज में, तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया की भूमिका कहां है। हमें सुनिश्चित करना होगा, कहा कि प्रोफेशन नहीं है, मिशन है। मिशन तो रहा है। अगर प्रोफेशन हो जाता, प्रोफेशन तब होगा जब उस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को आप आर्थिक सुरक्षा और एक सुनिश्चित भविष्य का आश्वासन देंगे। मजीठिया आयोग बना था। मजीठिया आयोग ने पत्रकारों के वेतन के लिए एक फिक्स सैलरी की बात की गई थी। कुछ अखबारों ने, अखबार घरानों ने उनकी तनख्वाह को लेकर कई तरह की बातें लिखी। अगर इनको तनख्वाह मिलने लगेगा तो हमारे सामने ये सवाल है कि उनका कमिटमेंट क्या रहेगा। वो पैसे से उनकी नैतिकता को जोड़कर देख रहे थे। क्यों नहीं बनना चाहिए? बाकी सेक्टर में लोगों को तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती है, एक निश्चित राशि मिलती है। हमारे कहने का मतलब कि एक वेतनमान है, लेकिन अखबार के पत्रकारों के लिए इस तरह की स्थितियां नहीं है। कौन उनके लिए आवाज उठाएगा? तमाम बड़े पत्रकार या अखबार अपने क्या इसमें एक मुहिम की तरह से उठाते हैं? नहीं उठाते। मेरे कहने का मतलब उनकी अपनी सीमाएं हैं और अपनी सीमाओं में रहते हुए ऐसा करते हैं। ये तो बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, नेवर जी जैसे लोग हैं जो बिग मीडिया तो नहीं है, लेकिन ये लोग जिस तरह से अपने कहीं कोशिश करते हैं, हमें सोचना होगा कि अगर हम जो उनके पत्रकार बंधु हैं उनको अगर हम आश्वस्त नहीं कर सकते हैं, एक निश्चित भविष्य नहीं दे सकते हैं, तो वो फिर क्यों जोखिम उठाने का क्यों खतरा मोल लेंगे? हमारे सामने यह प्रश्न पैदा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसे कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, एक बात जिसकी ओर इशारा कर रही थी मैम, कि ये जो गुणवत्ता समाचार कहाँ है। मैं बता दूं आपको कि इन दिनों अखबार में कंटेंट कितना है। कंटेंट आजकल जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो गया है मीडिया हाउस। आपको मैं बता दूं कि 13% दर के साथ जो है ये एंटरटेनमेंट जो है इंडस्ट्रीज अखबार की दुनिया में बढ़ रहा है। चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे अलग अलग चैनलों के रात के 10:30 बजे वो अलग अलग चैनलों पर कुछ आध्यात्मिक, कुछ ज्योतिष, कुछ हॉरर, तमाम चीजें एंटरटेनमेंट के नाम पर परोसी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी के लिए कंटेंट कहाँ है जो उन्हें वैचारिक रूप से समृद्ध कर सके। तो जब अगर कोई मीडिया हाउस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट होने लगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं किसी वैचारिक बदलाव की। सवाल ये पैदा होता है कि आज के समय में हम कैसे मीडिया को डिफाइन करें। उसके उद्देश्य में कोई फर्क नहीं आया है। बदला है तो उसका स्वरूप बदला है, और उसके स्वरूप के बदलने में बाजार की बहुत बड़ी भूमिका है, कैपिटल की बहुत बड़ी भूमिका है, और यह भूमिका हमेशा से कहीं न कहीं समाज में फर्क पैदा करती आई है। इसलिए मीडिया का दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है, इस फर्क की जो दूरियां हैं उसको कम फर्क में हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, और जितना कम फर्क में हम इसे शिफ्ट कर पाएंगे उतना ही ज्यादा हम पत्रकारिता के उद्देश्य को बचा पाएंगे और मीडिया को एक नया आयाम दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जायसवाल जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। एक तो भारतीय भाषाओं की शक्ति से अवगत कराया, भारतीय भाषाओं में शक्ति क्या है, और भारतीय भाषाओं पर चौतरफी पड़ती मार से कैसे बचना, और तीसरी बहुत बड़ी बात बताई कि वैचारिकता समाप्त हो रही है, इसे बचाना है, और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी, भागीदारी बराबर की होनी चाहिए। और अंत में जो बहुत ही सार्वजनिक बातें बताई वो थी कि मीडिया की भूमिका साफ है। हमारे सहपाठी पत्रकार, संपादक और पाठकगण को मैं नमस्कार करता हूँ। 2 महीने पहले मैं सबसे पहले श्री विशंबर जी नेवर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया।
2 महीने पहले उनका फ़ोन आया था कि मैं ऐसा कार्यक्रम कर रहा हूँ और क्या तुम सिलीगुड़ी से यहाँ आ सकते हो इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। मैंने बोला था मैं कोशिश करूँगा, पर मैं आया और 2 दिन के जो हमने सुना अभिवादन लोगों का, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा वहाँ से यहाँ आना सार्थक था। और यहाँ जो बातें हुई, जो समस्याओं के बारे में बातें हुई, जो हमारे आदरणीय R.K. जैन, संपादक भरूच, राजस्थान। मंच पर नशासीन बुद्धिजीवी संपादकगण और सामने बैठे पाठक, बुद्धिमान श्रोता, विशेष कर महिला जगत की ज्यादा उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि विशंबर देवर जी ने एक नई ओर तैयार की।